दोस्तों, आज की मेरी कहानी है लालच। जब से जया के होने वाले ससुराल से फोन आया है, तब से सुशीला जी की हृदय गति बढ़ चुकी थी। रमन जी फिलहाल उसी के ससुराल गए हुए हैं और यहाँ सुशीला जी कब से अंदर से बाहर 10 चक्कर लगा चुकी थी। शादी को 15 दिन रह गए हैं और यूं अचानक फोन कर जया के ससुराल वालों ने उनके पति रमन जी को ससुराल बुलाया है। इसी चक्कर में आज मार्केट का कोई काम नहीं किया। जैसे ही रमन जी की गाड़ी आकर गेट पर रुकी, सुशीला जी फटाफट दौड़ती हुई उनके पास गईं। इतनी देर कैसे हो गई? क्यों बुलाया था उन लोगों ने? अरे घर में भी आने दोगी कि नहीं? हर काम में वक्त तो लगता ही है। पहले कुछ चाय नाश्ता करवाओ, उसके बाद बात करते हैं। सुशीला जी रमन जी के साथ अंदर आ गईं। बहू पूनम ने आकर पानी पकड़ाया और रसोई में चली गई। क्या हुआ जी, अब तो बताओ, क्या कहा उन लोगों ने? क्यों बुलाया था? रमन जी ने अपनी जेब से पर्ची निकालकर सुशीला जी के हाथ में रखी। इतने लोगों के कपड़े लगेंगे, देख लो। इसके अलावा सगुन और गिफ्ट अलग हैं। पर्ची लेकर देखने पर सुशीला जी के चेहरे की हवा उड़ गई। कुछ देर खामोश रहकर फिर बोली, अरे उन लोगों ने तो सिर्फ कन्या और कलश मांगा था ना। हाँ, तो अभी भी वो लोग यही कह रहे थे कि उन्हें कन्या और कलश ही चाहिए, लेकिन ये तो रिवाज का है, देना ही पड़ेगा ना। आखिर वो भी तो दूसरों से लेकर के बैठे हैं। अरे पर रिवाज के नाम पर तो बहुत कुछ मांग लिया उन लोगों ने, और जितने लोगों के उन्होंने कपड़े और गिफ्ट मांगे हैं, इतना बड़ा परिवार तो हमने देखा भी नहीं। उनकी सगाई के समय आपने कहा नहीं? कैसी बात कर रही हो तुम? वैसे भी वो कोई दहेज तो मांग नहीं रहे, अब खुद लेकर बैठे हैं तो दूसरों को देना ही पड़ेगा। सिर्फ कपड़े, सगुन और गिफ्ट ही तो मांग रहे हैं, दे देंगे। शुरुआत में ही क्यों बेटी के लिए कुआं खोदना? बाद में फालतू बच्ची को सुनाते रहेंगे। कहाँ से इतना बंदोबस्त करोगे? पहले स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति कुछ और है। पहले तो आप लोगों का बिजनेस अच्छा चलता था, पर अब बिजनेस की हालत खराब है। पहले ही ये शादी हम लोन लेकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बारात का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए हम अपनी खुशी से ही शादी भी होटल से करवा रहे हैं। और अब ऊपर से उन लोगों ने इस तरह खर्चा बता दिया। ये तो गलत है ना। देखो, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने जो कहा मैंने बता दिया, पर आप बात तो करते कि वो लोग गलत कर रहे हैं। सगाई पूरे 5 महीने हो गई है, तब तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। अब शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए तो उन्होंने यह नया डिमांड कर दी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखो, जो रीति रिवाज का है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। अरे तो हम कौन सा खाली हाथ भेज रहे थे? हम भी तो अपनी तरफ से उन लोगों को गिफ्ट दे ही रहे थे ना। हाँ, हम लोग गिफ्ट दे रहे थे, पर शायद उन्हें अपने मन मुताबिक गिफ्ट चाहिए, इसीलिए डिमांड ही करेंगे ना। जब से उन्हें पता चला कि शादी होटल से करवा रहे हैं, तब से नित्य नई डिमांड आने लगी है। पहले तो घर की सभी औरतें सास, जिठानी और ननद के लिए ज्वेलरी और कपड़े मांगे थे, और अब ये जो भी हो, बेटी की शादी में इतना तो करना ही पड़ेगा। इतने में पूनम चाय लेकर आई तो दोनों चुप हो गए। दोनों पूनम के सामने कोई बात नहीं करना चाहते थे, पर बात इतनी जोर से हो रही थी कि रसोई में पूनम को सुनाई दे रही थी। ससुराल वालों की कोई खास मांग नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए था। पूनम के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, इसीलिए बहुत खुश थे कि देखो कितना अच्छा परिवार मिला है। हर किसी से उसके ससुराल की तारीफ करते हैं। उसके ससुराल वाले बहुत ही नेक दिल हैं, इतने अमीर हैं, फिर भी दहेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उन्हें, केवल कन्या और कलश चाहिए। हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए। शादी के कुछ दिन पहले ससुराल की तारीफ से पूनम के पिताजी के लिए बुलावा आया। वो वहाँ पहुँचे तो ना कोई आभागवर और ना ही कुछ। सबसे पहले उन्हें एक पर्ची पकड़ा दी गई। समधी जी, ये कुछ सगुन के कपड़े और गिफ्ट हैं जो हमें और हमारे रिश्तेदार को आपको देना पड़ेगा। पूनम के पापा कभी पर्ची को देखते तो कभी समधी जी का चेहरा। इतने में रमन जी ने कहा, समधी जी,
क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम आपसे कोई दहेज तो ले नहीं रहे, लेकिन हम भी तो दूसरों से लेकर बैठे हैं, तो देना भी तो पड़ेगा ना। आप भी समझदार हैं। पापा कुछ नहीं कह पाए। अचानक से हुई इस डिमांड से चुप हो गए और पर्ची भी लेकर घर आ गए। जब माँ ने पर्ची खोलकर देखा तो 60 लोगों के कपड़े मांगे गए थे। उन सब पर 11,000 शगुन और गिफ्ट के तौर पर सभी के लिए चांदी के सिक्के। इसके अलावा सास ससुर के कपड़े, शगुन और गिफ्ट अलग। और यह पर्ची तो सिर्फ लगन के दिन दिए जाने वाले गिफ्ट थे। इसके अलावा बेटी की विदाई के साथ भेजे जाने वाले गिफ्ट अलग। एक बार तो माँ भी सकेत में आ गई थी, लेकिन ये तो रिवाज का है। अभी दहेज देते तो भी तो इतना खर्चा ही करना पड़ता ना। यह कहकर दादी ने माँ को चुप करवा दिया। लेकिन मांग के ही तो ले रहे हैं वो लोग। क्या हम लोग अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट ना देते, बाद में बच्ची को परेशान किया तो? माँ ने अपने मन के वहम को दादी के सामने कह दिया। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है कि जया खुश रहेगी, लेकिन इतना कुछ कैसे हो पाएगा? माँ ने दबी जुबान से कहा। पर दादी के झुर्रीदार चेहरों की सिकन बहुत कुछ बयां कर रही थी। दादी पूनम को बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से ज्यादा पूनम अपनी दादी के साथ ही रहती थी। दादी का चेहरा उसे आज भी अच्छे से याद है। पैरों में मोटी मोटी चांदी की पायल और कानों में सोने के झुमके। दादी को हमेशा बस इन्हीं 2 गहनों में देखा था। दादी के माता पिता ने बड़े प्यार से उनकी शादी में उन्हें दिया था। पहले अपने बक्से में हमेशा रखती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो गई और बीमार रहने लगी, तब निकाल कर पहन लिया। बस यही कहती थी कि अपने माता पिता के आशीर्वाद को पहन कर ही जाऊंगी। मेरे मरने के बाद खुलवा लेना और पूनम को दे देना। पर शादी के 1 हफ्ते पहले वह दोनों जेवर गायब हो चुकी थी। पूनम ने पूछा, दादी आपके झुमके और पायल कहाँ हैं? अरे मेरी पोती की शादी है, अभी भी क्या पुराने गहने पहन कर रखती? अरे मैं तो अपनी पोती की शादी में नए गहने पहनूंगी। दादी की बात पर पूनम मुस्कुरा कर चुप रह जाती, पर माँ की तरफ देखते ही उसका चेहरा बहुत कुछ बयां कर गया। शायद पूनम की शादी के लिए वो गहने बिक चुके थे, क्योंकि उसके बाद पूनम ने वो गहने घर में भी नहीं देखे। खैर पूनम की शादी हो गई और वो दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। दहेज न लेने के कारण ससुराल वालों का मान सम्मान समाज में बहुत बढ़ गया था। खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधे जाते थे। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पर भाई हम तो सिद्धांतवादी लोग थे, इसी कारण दहेज में कुछ भी नहीं लिया। पर सच्चाई तो पूनम को अच्छे से पता थी। अभी तो सिर्फ शादी ही हुई थी, जहाँ एक मुश्त खर्चा देना पड़ा है। असल खर्चे तो अब शुरू हुए थे। एक लड़की के माता पिता के लिए तो रीति रिवाज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज ये त्योहार है, कल वो त्योहार। आज घर में ये उत्सव है तो कल वो। नाम सिर्फ कन्या और कलश का होता, लेकिन जितना निकलवा सकते हैं निकलवा ही लेते हैं। कभी जमाई जी का जन्मदिन आ रहा है तो कभी समधी जी का, कभी ये तीज त्योहार तो कभी वो। हर बार कुछ न कुछ डिमांड कर दिया जाता और पूनम कुछ न कह पाती और उसके माता पिता को कर्जा लेकर कहीं से भी डिमांड पूरी करनी पड़ती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर वो दिन भी आया जब पूनम को सामने आना ही पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि पूनम के मायके में उसकी दादी का देहांत हो गया। पहले तो ससुराल वालों ने उसे वहां भेजने से मना ही कर दिया। उसके अनुसार उनके पास वक्त नहीं था। अगर कोई उनके मायके से लेने आ जाए तो भेजने के लिए भी मना नहीं है। अब ऐसे माहौल में भला कौन लेने आता? मजबूरन वो कुछ न कर सकी। पर फिर लोकचार के तहत ससुराल वाले आखिर तीसरे दिन उसे वहां ले जाने को तैयार हुए। पर उसमें भी यह कहकर सिर्फ संदीप और पूनम को भेज दिया गया कि हम लोग बाद में आ जाएंगे। संदीप तीये की बैठक अटेंड करके पूनम को वहीं छोड़कर रवाना हो गया। 7वें दिन उसके सास ससुर उसके मायके वालों से मिलने के लिए आए। बस मुश्किल से आधा घंटा ही रुके और जाने को तैयार हो गए। पूनम की माँ ने विदाई होते समय
सुशीला जी को एक साड़ी निकाल कर दे दी। साड़ी लेते समय सुशीला जी ने नाक भाव सिकोड़ लिया, जिसे पूनम ने देख लिया। अपने सास ससुर को छोड़ने वो बाहर तक आई तो सुशीला जी ने वहीं पर तमाशा शुरू कर दिया। ऐसी साड़ी दी है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? सिंपल सी लेस लगी हुई। मम्मी जी, माँ के हाथ में जो साड़ी आई वही तो निकाल कर दे दी थी। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की गलती कब लगेगी? मैं तो यह साड़ी किसी काम वाली को देना ही पसंद करूँगी। जैसी आपकी इच्छा, पूनम ने दो टूका जवाब दे दिया, जिससे शकुंतला जी आग बबूला हो गई। पर उसी समय रमन जी ने उन्हें वहाँ चुप करवा दिया और वहाँ से दोनों रवाना हो गए। पूनम वहीं खड़ी रह गई। मन ही मन जानती थी कि अब असल हंगामा शुरू होने वाला है, पर अब वह बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी। जैसे ही ब्रह्मा पूरा हुआ तो संदीप पूनम को लेने आ गया। पूनम का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो संदीप के साथ रवाना हो गई। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि वहाँ का माहौल बड़ा बुझला सा है। सुशीला जी अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी निगाह पूनम से टकराई, एक पल के लिए भी कुछ बोलने को हुई, लेकिन रमन जी ने चुप रहने का इशारा किया तो चुप रह गई। पूनम को अंदाजा हो चुका था कि अब कुछ धमाकेदार होने वाला है, जिसका अंदाजा उसे पहले से ही था, इसीलिए वो भी तैयार थी। जैसे तैसे 1.5-2 घंटे निकले, पर सुशीला जी पूनम से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। शाम को पूनम ने पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? क्या मायके वालों ने खिलाकर नहीं भेजा क्या तुम्हें? जी, मेरे मायके वालों ने तो मुझे खिलाकर भेजा था, पर आप लोग तो खाओगे ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, देख लो कैसे जुबान कैंची की तरह चला रही है। यही सब सिखाया उन्होंने इतने दिनों में। उन्हें जो सिखाना था वो पिछले 1 साल से मैं इसी घर में देख चुकी हूँ, इसीलिए अब तक चुप रही। अब पिछले 1 साल से मैंने जो इस घर में देखा और सीखा, अब वही मेरी जुबान बोल रही है। लो सुन लो, हमारी बिल्ली हमी से ही म्याऊं हमारे घर का खाती है और हमें ही 10 बातें सुनाती है। माफ करना मम्मी जी, मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, जबरदस्ती तो आई नहीं थी। बाकायदा ढोल नगारे के साथ इस घर में कदम रखा था और आप लोग खुद खुशी खुशी मुझे लेकर आए थे। तो जिस तरह आप लोगों की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह मेरा भोसड़ पोसड़ करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो हमने दहेज नहीं लिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। और लाओ गरीब घर की लड़की। माफ करना मम्मी जी, आपने सिर्फ कन्या और कलश का नाम रखा है, लेकिन कन्या और कलश के नाम पर कितना कुछ आपने मांग लिया, उसका अंदाजा भी है आपको। आप लोगों का पेट भरते भरते मेरी दादी के गहने बिक गए। मेरे पापा आज तक कर्जा चुका रहे हैं। अब बस, अब और नहीं। ऐसा बोलकर पूनम अंदर रसोई में चली गई। पर अब पूनम कोई भी बात होती है मुंह पर डंक की चोट पर बोलती है, इसीलिए रमन जी और सुशीला जी अब पूनम से ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और ना ही उनके सामने अब ज्यादा कुछ बोलने के लिए हिम्मत होती है। पर आज जब अपनी बेटी पर बन आई तो दोनों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से संदीप और जया की आवाज आने लगी। पूनम ने बाहर आकर देखा तो संदीप और जया रमन जी और सुशीला जी से बात कर रहे थे। मम्मी, आप शादी के लिए मना कर दो, मुझे नहीं करनी है शादी। तू पागल हो गई है? शादी के 15 दिन पहले शादी से मना कर रही है? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? देखो मम्मी, पूरी जिंदगी परेशान होने से अच्छा है कि कुछ दिन परेशान रह लो। उनका क्या भरोसा, कल को वो कोई नई डिमांड रख दे। संदीप ने कहा, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो लोग खुद लेकर बैठे हैं तो देना भी तो पड़ेगा ना। रमन जी ने कहा, नहीं मम्मी, आप प्लीज मना कर दो। जया ने दोबारा कहा, शादी विवाह का मामला है, गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़ी ना है जो आज हाँ कल ना हो जाए। तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मामा, मैंने भाभी को देखा है। आज हमारे घर में इतना बुझेला माहौल रहता है, उसके पीछे शायद आपका ये कन्या और कलश वाला ही एटीट्यूड था। हम दहेज नहीं लेंगे, हमें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए।
आज हमारे घर में ये स्थिति है कि आप लोग भाभी से बात करना पसंद नहीं करते और ना ही भाभी आप लोगों से। मुझे नहीं रहना ऐसे माहौल में। और ये याद रखना, मैं पूनम भाभी नहीं हूँ। मैं तो पहली बार में ही छोड़कर आ जाऊंगी, फिर आप लोग भुगतते रहना। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर सुशीला जी और रमन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों की निगाहें अपने ही बच्चों के सामने झुक गई। अपने बच्चों को अपनी बात पर अडिग देखकर आखिरकार रमन जी ने जया के होने वाले ससुराल में फोन कर शादी के लिए मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बहू पूनम से माफी मांग ली। दोस्तों, शादी और विवाह में दहेज लेना जुर्म है, इसीलिए दहेज के नाम पर लोग कन्या और कलश के नाम पर दहेज मांगते हैं। माँ बाप गरीब हो तो दहेज कहाँ से दे पाएंगे। दहेज देते देते वह लोग खुद गरीब हो जाते हैं। पूनम के पापा ने दहेज की भरपाई आज तक नहीं कर पाई थी। जया ने भी यही सब सोचकर अपनी शादी तुड़वा दी थी कि मेरे पापा भी दहेज देते देते हार जाएंगे और उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।